था, देखो लिखा नहीं है सरफेस, सरफेस की टेंशन फोर्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? सरफेस टेंशन में नाम से अगर क्या समझ पा रहे, खाली नाम से, तो सरफेस पर कितनी, एक सरफेस में कितनी टेंशन, देखिए पहली बात तो टेंशन फोर्स का क्या मतलब होता है ना। सबसे पहली बात तो ये कि टेंशन वर्ड जो आती है ये कहाँ से आती है, तो स्ट्रेन पुल करने की वजह से बेसिकली, अगर मोटा मोटा बात की जाए तो सर टेंशन मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग खिंचाव, तनाव जिसको बोलते हैं, मतलब कि टाइट करें, अगर किसी स्ट्रिंग वगैरह को खींचते हो तो आप कहते हो कि उसमें टेंशन फोर्स आती है। तो वैसे ही सरफेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल की चीज है, तो इसको जरा ना स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से देखना। इसमें ऐसा कहते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि जैसे अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखो आप, और लिक्विड इनसाइड कंटेनर कुछ इस तरीके से रखा जाए, इसमें सरफेस कहां पर है इसका, अगर बात की जाए लिक्विड की सरफेस कहां पर है। सरफेस वर्ड से क्या मतलब समझ रहे हो, सरफेस किस चीज को कहोगे आप? टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, जैसे लेयर। अच्छा, एक जो लेयर है उसको कैसे डिफाइन करोगे, मतलब पूछा जाए कि लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय द लेयर ऑफ लिक्विड, व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड, तो आप लोग सही बोल रहे हो, ऊपर वाली जो लेयर है इसी को सरफेस कह रहे हैं। मतलब इंटरफेस बिटवीन एयर एंड लिक्विड कह सकते हो, दैट लेयर विच सेपरेट्स द टू मीडियम्स, फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड मीडियम इज लिक्विड, एंड एयर और लिक्विड का डिवाइड करने वाली सरफेस को आप कह सकते हो, डिवाइड करने वाले इंटरफेस को कह सकते हो कि ये सरफेस है, और इस सरफेस में कुछ टेंशन फोर्सेस है। तो पहले इसको जरा आप मॉलिक्यूलर बेसिस पर समझिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल, वो आपस में फोर्सेस लगाते हैं, जिनको हम अपना एक टर्म यूज करते हैं। दो तरीके की फोर्सेस डिफाइन की जाती हैं, एक होती है कोहेसिव फोर्सेस, और एक इसी के अपोजिट पे दूसरा फोर्स हम डिफाइन करते हैं, जिसको कहा जाता है कि दिस इज एडहेसिव फोर्सेस। ये बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर टाइप्स ऑफ सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगे। और कोहेसिव और एडहेसिव किस बेस पर क्लासिफाई किए गए हैं? सर कोहेसिव जो सेम मॉलिक्यूल्स पे लगे और एडहेसिव जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे लगे। सेम मॉलिक्यूल मतलब एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगाते हैं। यस सर, ये मतलब हुआ ना इसका। कोहेसिव का मतलब जो एक मटेरियल के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जो फोर्स लगाते हैं वो कोहेसिव है, और दो अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं वो आपका एडहेसिव फोर्स है। यस सर, यस सर। एडहेसिव वर्ड को नॉर्मली फेविकॉल वगैरह में यूज करते नहीं कि बहुत बढ़िया एडहेसिव है, एडहेसिव मतलब जो चिपक जाता है मॉलिक्यूल जा करके कहीं। ऐसे चौक हो गए ना, चौक हो गई। तो कोहेसिव इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब न्यूमेरिकल मतलब स्कूल के आंसर्स के लिए बोल रहा हूँ। कोहेसिव फोर्स मतलब इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स amongst molecules of the same material। और एडहेसिव का मतलब होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स amongst molecules of different materials। मतलब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लें और एक सॉलिड का मॉलिक्यूल ले लें, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स लगाएंगे उसको एडहेसिव कह रहे हो, और लिक्विड के एक मॉलिक्यूल का लिक्विड के दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव है। ये फोर्सेस फंडामेंटली कौन से फोर्सेस हैं? फंडामेंटली का मतलब हमारे नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस। तो ये फंडामेंटली कौन सी फोर्स है? सर वीक न्यूक्लियर। सर वीक अरे न्यूक्लियर कैसी बात कर रहे हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या बात कर रहे हो भाई, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। दे आर फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटली दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फंडामेंटली दे आर वेरी वेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्स जान रखिएगा, चार है टोटल हमारी।
है ना। वो 4 फोर्स फंडामेंटल कौन से हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स वाज द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स जिसको डिस्कवर किया गया था न्यूटन के टाइम पर, अराउंड 1600 सेंचुरी के आसपास। 1900 के आसपास जाकर के 1800 से 1900 के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिस्कवर हुए। और आगे गए तो न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में मालूम चला, और कुछ वीक फोर्सेस के बारे में मालूम चला, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही मालूम चले। तो दे आर फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अगेन फॉर स्कूल के जो पेपर्स होते हैं उनमें पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दिस, आंसर आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर पूछते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक है या ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही ग्रेविटेशन की फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं। तो दे आर मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इसीलिए इनकी जब थ्योरीज बताई जाती हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स को मॉलिक्यूल के बीच में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा कुछ और बातें कही जाती है कि जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ये कितने डिस्टेंस तक काम करते हैं। मतलब कि जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा तो कितनी दूर तक लगाएगा ये फोर्स। शॉर्टर डिस्टेंसेस में 10 टू पावर बहुत कम माइनस। डिस्टेंस के लिए। बिल्कुल, ये बोलते हैं कि इनकी रेंज काफी कम होती है। इनकी रेंज कम होती है। एक मॉलिक्यूल अपने अगल बगल के कुछ ही मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स लगा सकता है। बहुत ज्यादा दूर होंगे मॉलिक्यूल तो फोर्सेस काम नहीं करती हैं, थोड़ी कम रेंज की फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये सब तो थ्योरी वाले पॉइंट्स हो गए ना। इसके बाद समझो क्या है। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल लैंग्वेजेस में जाओगे तो सरफेस की भी अपनी एक डेफिनेशन है। लिक्विड के सरफेस की अपनी एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये कहती है कि टॉप लेयर से मॉलिक्यूलर रेडियस का जो विड्थ होगा, और मॉलिक्यूलर रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में है। तो टॉप लेयर से 10 टू द पावर -10 मीटर की थिकनेस, उस पूरी थिकनेस को आप एक सरफेस का नाम दोगे। A surface has a thickness of around 10 to the power -10 meter, which is the order of a molecular radius. चलिए, इसके बाद एक और चीज है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर या बाकी के चैप्टर्स में था, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट वो क्या कहता है कि जो फोर्सेस अट्रैक्शन वाली होती हैं, जितनी भी फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, चाहे ग्रेविटेशन हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कहीं भी हो, जब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है? यस सर। यस सर। क्या आप लोग बता पाओगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि उससे समझ जाओगे इस चीज को जो हम कहना चाह रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या ऐसा कुछ तुम लोग को बताया गया है क्या कि एक न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है? यस। और अगर हम हाइड्रोजन टाइप के एटम्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर लगाएं बोर मॉडल वाला, तो शायद ऐसा कुछ कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, वो -13.6 जूल। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कुछ बता पाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस में आती है, कितनी आती है, किसी को आइडिया है इसके बारे में? इसका हाफ 7.2 इसका हाफ आता है ना? Yes, डबल yes. आता है? हाफ आता है कि डबल आता है? सर डबल डबल जो कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग हाफ कह रहे हैं, कुछ लोग डबल कह रहे हैं। जहां तक मेरे को याद है शायद डबल। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी माइनस ही हो जाता है, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन तो डबल आती है, ये 27.2 आता है। खैर, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आपको ये बताना था कि यहाँ पर माइनस का साइन बोलते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव का साइन बोलते हो। सिस्टम है। हाँ, ये रूल है, फंडामेंटल रूल ऑफ फिजिक्स है, दैट whenever there is a force of attraction between two objects,
वो चाहे अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ हो, चाहे दो मासेस का हो ग्रेविटेशन चैप्टर में, जहां भी अट्रैक्शंस होती हैं ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव आता है, और जहां पर रिपल्सन होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव आता है। और जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, शायद आपको ये भी पता रहता होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर वाले ऑर्बिट्स में जाते हो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई स्टेटमेंट है कि वो बढ़ता है कि कम होता है? सर कम होता है। आउटर ऑर्बिट्स में, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी, और जो ऑर्बिट्स दूर है नेगेटिव न्यूक्लियस, कम होता कम जाता होता है, है। जितना सर, बाहर कम जाते होता जाएंगे जाता है। नेगेटिव कम होता है, लेस नेगेटिव। कम नेगेटिव होता है ना, मतलब एक तरीके से Yes, बढ़ रहा sir. है वो, यस क्योंकि अट्रैक्शन कम होती है। जितना दूर जाएंगे अट्रैक्शन का अमाउंट कम होता जाता है न्यूक्लियस के साथ। तो कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल हम लोग फ्लूइड में यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, कुछ इसी तरीके की चीज यहाँ पर लगाने जा रहे हो कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल बिल्कुल डीप में है, कि कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसिडर करिए जो बिल्कुल अंदर है, डीप इनसाइड, सरफेस के काफी नीचे है। तो थ्योरी जो दी गई है हम लोग को वो ये दी गई है कि इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो सारे मॉलिक्यूल इसको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फिर से बोल दूं आपको, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है। ये फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है कि जो अगल बगल के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते, और ऐसे में जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसके अगल बगल सब तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर तरफ जब खींचेगा, तो नेट फोर्स अगर इसकी बात की जाए कि टोटल फोर्स यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा सर, अगर जीरो होगा। लेकिन इट इज अट्रैक्टेड बाय मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 7, डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो 7 मॉलिक्यूल्स जो है वो एक बीच वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस पर 7 मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है, 7 मॉलिक्यूल्स का। बट वहीं पर जो मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पर होता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है, उसके सराउंडिंग स्पेस में सिर्फ एक साइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ऊपर एयर है, और थोड़ी देर के लिए आप इस समय एयर को इग्नोर कर दीजिए, मान लीजिए वैक्यूम टाइप की कोई चीज है वहां पर। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उसकी अगर हम बात करें, तो ये भी अपने पड़ोसी, इसके जो पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ ये भी अट्रैक्ट हो रहा है। बट ये मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, और यहां वाला मॉलिक्यूल कुछ कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। यस सर। तो ऐसा बोलते हैं कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसका नंबर ऑफ इंटरेक्शन वर्ड का मतलब हुआ कि वो कितने मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। नंबर ऑफ इंटरेक्शंस यहाँ पर कम हो रही है, और यहाँ नंबर ऑफ इंटरेक्शंस ज्यादा हो रही है। और थ्योरी क्या कहती है, फिजिक्स की थ्योरी ये कहती है कि जितने ज्यादा अट्रैक्शन के फोर्सेस लगेंगे, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी। यानी कि जो मॉलिक्यूल डीप इनसाइड मॉलिक्यूल, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम मान लेते हैं कि माइनस टाइम्स x1 है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन है, और मान लेते हैं वो वैल्यू x1 है, तो जो मॉलिक्यूल टॉप साइड पर होगा, सरफेस के ऊपर होगा, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो नेगेटिव में इसकी भी, बट लेस नेगेटिव होगा। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कि अट्रैक्शन जितना कम होता जाएगा उतना लेस नेगेटिव होते जाएंगे। यानी मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें से, x1 या फिर x2? x1 मैग्नीट्यूड में हो रहा है। यस सर, मैग्नीट्यूड में x1 हो रहा है। मतलब इट इज समथिंग लाइक इफ इट इज -20, ओनली सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ये कुछ -20 है तो इट विल बी समथिंग लाइक -12 टाइप की चीज, लेस नेगेटिव।
तो क्या ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी ज्यादा है? अगर हम विद साइन देखें, विद साइन इट इज -20, इट इज -12, सो ऑब्वियसली -12 इज मोर देन -20 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मीन्स जो, और उसका रीजन क्लियर है, बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ अट्रैक्शंस। लेस नंबर ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से इनमें लेस नेगेटिव एनर्जी, मोर नंबर ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से मोर नेगेटिव एनर्जी। सो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी वो वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जिसको आप mg/h कहते हो, जो ग्रेविटी और हाइट की वजह से आती है, वो नहीं है। ग्रेविटी को तो हम यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी। भाई एक डाउट ये कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से ज्यादा हाइट पर है, तो mgh वाला कंसेप्ट लगाएं, mg/h वाला कंसेप्ट, तो उस हिसाब से एक बार को ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से ज्यादा होगी। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब रीजन ये, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इसलिए नहीं है कि ये ज्यादा हाइट पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके इंटरैक्शंस कम हो रहे हैं। और यहीं से एक थ्योरी की जाती है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द डीपर मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। और यहां से एक स्टेटमेंट आता है कि दैट एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अ मॉलिक्यूल, एनर्जी एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी एट द सरफेस ऑफ लिक्विड is more than intermolecular potential energy deep inside the liquid. लिखा है इसको, intermolecular potential energy at the surface of liquid is more than the intermolecular potential energy deep inside the liquid. सर तो यहाँ सर पोटेंशियल एनर्जी सर जो ये मॉलिक्यूलर लेवल में है सर, तो वो कैसे डिफाइंड है एग्जैक्टली? वो उसकी वजह से ना, फोर्स बिटवीन चार्जेस की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस सर। तो ये जो फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कह रहे हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वाली, कूलम्ब फोर्स जिसको कहा जाता है, यस सर। ये उस फोर्स से लिंक्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके सर। इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो इसका फॉर्मूला कुछ वैसा होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R करके R होता है। कुछ उस टाइप का फॉर्मूला होता है, जो दो चार्जेस के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके सर। सर तो कूलम फोर्स का बेसिकली ये है सर। जी, ग्रेविटी से अलग है, मतलब कुल मिला के ग्रेविटी से, ग्रेविटी वाला नहीं है। वो समझ। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये ज्यादा होती है। तो यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि अगर हम किसी लिक्विड की सरफेस, किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश करें, अगर, ये तो हमने बात की है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर, ये बात की है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड दैट सरफेस विल हैव सम फाइनाइट एरिया। तो एक फाइनाइट एरिया के सरफेस के ऊपर फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और ये Yes, ऑब्वियस है कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होंगे, और Yes, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस पर होंगे, सरफेस की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यस सर। ये कंपैरिजन एक मॉलिक्यूल का हो रहा है, कंपेयरिंग वन मॉलिक्यूल एट सरफेस विद वन मॉलिक्यूल इनसाइड। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट ऑन द सरफेस, उतने ही ज्यादा सरफेस में एनर्जी ऐड होती जाएगी। यस इस पर आप एग्री करो, साथ में हो कि नहीं? यस सर। इस स्टेटमेंट के साथ मानते हो? यस सर। यस सर। तो इस लॉजिक से एक थ्योरी कही गई है कि एक लिक्विड के सरफेस एरिया को जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे,
सरफेस की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। कोई भी लिक्विड का सरफेस अगर आप एक्सपेंड करते हो तो एक्सपेंशन ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड मींस creating more molecules on the surface. Creating more molecules on the surface means creating more energy at the surface. And creating more energy at the surface का मतलब some work has to be done there. Yes, sir. ठीक, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. जी Yeah. हाँ, आगे देखिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जब हम लोग सरफेस को बढ़ाते हैं तो सर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के सेम होते हैं सभी मतलब सरफेस पे? एक सरफेस का मॉलिक्यूल तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही इंटरेक्ट करेगा और वो नंबर ऑफ इंटरेक्शन चेंज नहीं होगी। सर सरफेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ कि इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन अब ज्यादा लोगों से होगा, वो नहीं हो रहा है। बिकॉज वन मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट ओनली विद सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उसके सराउंडिंग में होंगे खाली। सर जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो फिर इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो सर जीरो नहीं होगा ना? नहीं होगा, नीचे आएगा, डाउनवर्ड टाइप कुछ आएगा। यस सर। यस सर। चलिए Yes, sir. अब हम जरा पहले इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं यार। पहले तो यही वाला पॉइंट आते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्जांपल के लिए इस बात को प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है, और एक्टिविटी कुछ ऐसी की जाती है कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं, एक मतलब मेटेलिक वायर का रेक्टेंगुलर फ्रेम तैयार करिए और उसकी एक साइड इस तरीके से हो जो मूव कर सकती हो, स्लाइड कर सकती हो। अपने बचपन में हम लोगों ने, बचपन तो खैर तुम लोग का अभी भी है, जब कभी छोटे पे कहीं बाहर घूमने उमने जाते थे तो सोप बबल बनाने वाला डिवाइस खरीद के लाते थे। Yes, मिलता sir. नहीं था अभी भी? मेले में, सर्कस में अभी भी जाओ तो Yes, sir. क्या मैकेनिज्म होती है सोप बबल बनाने की? एक रिंग टाइप की चीज दी जाती है, एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर टाइप का देते हैं जिसमें सोप का लिक्विड होता है। हम लोग क्या करते हैं, उस रिंग को उस सोप लिक्विड में डिप करते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसमें एक फिल्म बन जाती है, और उसके बाद उसको ब्लो करते हैं तो वो जो फिल्म होती है वो बबल का फॉर्म ले लेती है। Yes, sir. ठीक यही होता है प्रोसेस। Yes, Yes. sir. Yes. बनाया होगा सभी ने, ये बबल वाला कंसेप्ट तो सभी ने किया होगा अपनी लाइफ Yes, sir. Yes, sir. चाइल्डहुड में, है ना? तो अगर इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई फ्रेम ले लें, फ्रेम रेक्टेंगल टाइप का, स्क्वायर टाइप का, सर्किल टाइप का, और उसको सोप लिक्विड में डाल दें या कहीं भी डाल दें और बाहर निकाल दें तो यहाँ पर एक फिल्म तैयार हो जाएगी। वो कॉमन है, बहुत कॉमन एक्टिविटी है। आप घर पे अगर कड़ा वगैरह पहनते हो, बैंगल वगैरह पहनते हो तो निकालो उसको, जाओ सोप के लिक्विड में डालो और बाहर निकालो तो उसके अंदर एक फिल्म तैयार हो जाती है। तो दिस इज अ फिल्म ऑफ लिक्विड। और इस फिल्म ऑफ लिक्विड का कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा मानते, एंड सपोज दैट एरिया इक्वल्स टू कैपिटल। इसका एरिया मान लेते हैं, फिल्म का एरिया ए है। हमने अभी पीछे आपसे एक बात कही थी कि जब भी किसी लिक्विड के सरफेस एरिया को आप बढ़ाओगे तो Work करना उसके लिए पड़ेगा। वर्क करना होगा। तो अगर हम जो ये स्लाइडिंग मूव करने वाली साइड है जो मूव करी जा सकती है, इसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको हम डी डिस्टेंस फॉरवर्ड मूव कर दें या एक्स डिस्टेंस फॉरवर्ड ले जाए, सपोज एक्स डिस्टेंस फॉरवर्ड लेके, तो ये एक्टिविटी करने से एक तरीके से हम अपने फिल्म का एरिया बढ़ाएंगे। जो फिल्म Yes. अभी ए एरिया की Yes, बनी sir. है वो अब बड़े एरिया की हो जाएगी। एंड मान लेते हैं कि ये पूरी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की ये टोटल लेंथ आपकी एल है।
सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्क के हिसाब से कितना वर्क किया इस एक्सटर्नल फोर्स ने, अगर हम इस वायर को एक्स डिस्टेंस फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं और ये एज्यूम करें कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, F into X. तो वर्क एक्सटर्नल इज फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्प्लेसमेंट। बेसिक लॉजिक, इसमें तो कोई डाउट नहीं। No, sir. नो सर। हाँ सर। इसमें एक काम करने जा रहे हैं, इसमें एक टर्म यूज करने जा रहे हैं, इसमें हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके और लेंथ से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। आप लोग अगले अलग स्टेप पर लिखना है यार, पहले ये कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल इंटू एल इंटू एक्स और एल से डिवाइड भी कर दे रहे हैं इसको। और एल इंटू एक्स को हम कह सकते हैं कि जो एल इंटू एक्स है, दिस टर्म एल इंटू एक्स, चेंज इन एरिया। बेसिकली ये होगा कि जितना एरिया आप उसका इंक्रीज करोगे स्लाइडर के आगे जाने से, जो एक्स्ट्रा एरिया आएगा वो एक्स्ट्रा एरिया को कह सकते हैं कि ये एल इंटू एक्स होगा, मतलब चेंज ऑफ एरिया बोल सकते हैं इसको। यस सर। इसको डेल्टा ए से डिनोट कर देते हैं, चेंज ऑफ एरिया डेल्टा ए। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मच वर्क डन टू चेंज द एरिया, बाय यूनिट अमाउंट, मतलब कि पर यूनिट एरिया को यूनिट अमाउंट से बदलना हो अगर F external by L. तो दिस इज एफ एक्सटर्नल अपॉन एल, and this is defined as some property of liquid. This term is defined as some property of liquid and denoted by capital S, called as surface tension, coefficient of surface tension. वैसे तो ये coefficient of surface tension है, बट बुक्स में इसको सिर्फ surface tension भी कहा गया है, coefficient गायब कर दिया जाता है। सरफेस टेंशन का नाम दे दो, या फिर प्रॉपरली इसको बोलना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, बट ठीक है, सिर्फ सरफेस टेंशन भी अगर कहा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। आगे बढ़ने से पहले तो यहाँ से बताइए कि इसका डायमेंशन और यूनिट क्या बनेगा, बिकॉज एक नई टर्म आई है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ दिस कैपिटल एस, फोर्स बाय लेंथ है, फोर्स अपॉन लेंथ, md -2 मतलब न्यूटन अपॉन मीटर, -2 बिल्कुल, न्यूटन बाय मीटर इज द यूनिट्स। यस सर। और डायमेंशन अपने आप हिसाब से करें तो सरफेस टेंशन की। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है प्लस टेम्परेचर की भी प्रॉपर्टी है। अलग अलग लिक्विड्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू अलग आएगी। और एज अ फैक्ट बेसिस ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये विस्कोसिटी जैसा है सर, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सर। बिल्कुल, ये विस्कोसिटी जैसा है। जैसे आपने विस्कोसिटी कहा था, तो विस्कोसिटी कहा था कि थिक और स्टिकी लिक्विड। अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो लिक्विड गाढ़ा लिक्विड था, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो और डाइल्यूट होगा या और ज्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा। कोई भी गाढ़ा लिक्विड उठा लो, घी उठा लो, घी उठा लीजिए, हाँ, कोकोनट ऑयल उठा लो, जो जम जाते हैं जाड़े में, उनको आप पतला करने के लिए गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने से विस्कोसिटी कम होती है। तो एकदम उसी तरीके से सरफेस टेंशन की भी प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा टेम्परेचर सरफेस टेंशन की वैल्यू उतनी कम करते हैं। सर ये डेल्टा वाला टर्म कहाँ गया? कौन सा डेल्टा है सर? अरे भाई साहब यहाँ पर एरिया को हम यूनिट अमाउंट कर रहे हैं, मतलब वर्क अपॉन एरिया कर दिया हमने। बेसिकली ये कर रहे हैं हम, वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। देखो, पहले तो मैथ्स के पहले फिजिक्स पे जाओ। फिजिक्स में ये कहा जाता है कि सरफेस बढ़ाने के लिए क्यों काम करोगे, तो उसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि सरफेस बढ़ाने के लिए वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स में
डीपर मॉलिक्यूल के कंपेयर में सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ज्यादा हो जाएंगे। तो पहले के कंपेयर में सरफेस में ज्यादा एनर्जी ऐड हो जाती है। तो एनर्जी कोई मैजिक तो है नहीं कि अपने आप ऐड हो जाएगी। तो सरफेस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि सरफेस बढ़ाने में हमें मेहनत पड़ती है। तो जो हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो एनर्जी सरफेस के एनर्जी में ट्रांसफर कर दी गई है और उस बेसिस पर ये पूरा आर्टिकल बन करके आ रहा है। और यहाँ से हम एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आ रही है। अब बताओ यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ेगा। यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपको किसी भी बुक में टेबल मिल जाएगी। किसी भी बुक में हर एक लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की एक टेबल दी जाती है कि इस लिक्विड का सरफेस टेंशन इतना है, दूसरे लिक्विड का इतना है। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे डेंसिटी दी जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फिक्स है। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो, इसी से एक फॉर्मूला बनाते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड विल बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। और सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशंस काम करती है। एक डेफिनेशन तो सरफेस टेंशन की ये है कि दैट सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट एरिया। अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हो वर्क मतलब एनर्जी। तो सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन कही जा सकती है, इट इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया। और ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हो सरफेस टेंशन की सेकंड एक और डेफिनेशन यहां से भी दी जा सकती है, एफ अपॉन एल करके, कि सरफेस टेंशन मेजरमेंट है, सरफेस टेंशन मेजरमेंट है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। या यूं कह दीजिए कि सरफेस टेंशन मेजरमेंट है एनर्जी पर यूनिट एरिया का। तो अभी हम एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी जब आपसे कहा जाता है कि एक मटेरियल कितनी डेंसिटी है, तो डेंसिटी सुनते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का इतना मास है। यस सर। किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतनी है। तो जब ये सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि 1 मीटर वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ये रेजिस्टेंस आएगा। तो ऐसे ही जब कोई कहे कि सरफेस टेंशन इतना है, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, सरफेस टेंशन इतना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लिक्विड है, 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया हो, तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। बात आई समझ में? यस सर। यस। और अगर हम सरफेस को चेंज करेंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के फॉर्म में देखिए। यस सर। जस्ट टेक द एग्जांपल। मैं एग्जांपल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा वो हो सकता है कि रियल लाइफ से मैच ना करे, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। जैसे आपसे कोई कहे कि एक वाटर की ड्रॉप है, अ वाटर ड्रॉप ऑफ कैपिटल आर रेडियस, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। पॉसिबल नहीं है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का पानी का ड्रॉप नहीं होता, तो छोटा कर दे इसको यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 10 मिलीमीटर कर दो आप। अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस मच, एंड वाटर का सरफेस टेंशन दिया है। वाटर का सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -2 मान लेते हैं न्यूटन पर मीटर। वैल्यूज हो सकता है रियलिस्टिक वैल्यूज से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तो अगर इस तरीके की लाइन लिखी जा रही है कि दैट अ वाटर ड्रॉप ऑफ दिस मच रेडियस एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन एज दिस मच, फाइंड सरफेस एनर्जी, फाइंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन की पिक्चर माइंड में बिठाओ। सरफेस टेंशन वर्ड का मतलब ही यही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो अगर हमारा वाटर ड्रॉप इतनी रेडियस का है तो उस वाटर ड्रॉप के सरफेस का एरिया निकालो पहले। तो इस वाटर ड्रॉप के सरफेस का एरिया कितना होगा, और सरफेस टेंशन इज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया। तो हम कहेंगे इस वाटर ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी होगी विल बी दैट सरफेस टेंशन जो दिया गया है, एंड फिजिकली इसका मतलब है एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर का।
तो जितना बड़ा ड्रॉप का साइज होगा उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, 4πr² कर देंगे यहाँ पर, बाकी कैलकुलेशंस करके अपना आंसर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? 10⁻⁸ आ रहा है, मतलब 4/3π ठीक है, समझो आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ? यस यस सर। ओके। यस तो सरफेस टेंशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सरफेस एनर्जी बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग विद एरिया। सिंपली सरफेस टेंशन को हम इसलिए भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में कि अगर कहीं पर सरफेस चेंज होती है तो चेंज ऑफ सरफेस में कितना वर्क लगेगा ये काउंट करने के लिए भी यूज करते हो। लाइक अगर हमसे कहा जाए कि अ सोप बबल हैज इनिशियल रेडियस ऑफ r0 एंड इसको ब्लो करेंगे, जब एक बबल, छोटा बबल है, उसको ब्लो करिए, उसके अंदर हवा भरिए, रेडियस चेंजेस टू r final which is equals to suppose that 2 times of r0। सो बबल को बड़ा करना चाहते हैं, ये वैसे ही जैसे बलून को इन्फ्लेट करते हो, बलून में हवा भर भर के उसका साइज बढ़ाते जाते हैं, तो वैसे बबल में हवा भर भर के उसका साइज बढ़ाइए। और इसी बलून के एग्जांपल से समझो, एक बलून अपने आप एक्सपेंड कर जाएगा क्या? हम बैठे बैठे रहे खाली उस बलून को घूरते रहे? पार्टी में बलून लाइए, बलून का पैकेट खोलिए, अपने सामने रखिए और उसको कस के घूरो, और आपके घूरने से वो बलून जो है अपने आप फूल जाएगा, अपने आप हवा बढ़ जाएगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नो सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं होता। और इनफैक्ट अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हो तो एक बलून में एयर इन्फ्लेट करने के बाद एक डेफिनेट साइज के बाद उसके साइज को बढ़ाना और टफ हो जाता है, यस सर, यस सर। यस सर। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिकुड़ा हुआ बलून था, छोटा सा, जैसे जैसे वो एयर इन्फ्लेट होती है उसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया। अब उस बड़े सरफेस एरिया को और बड़ा करने में आपको मेहनत और ज्यादा लगेगी। यस यस सर। यही पॉइंट समझा रहे हैं। यस सर, यस सर। ऐसे में अगर पूछा जाए और सोप का सरफेस टेंशन गिवन हुआ, सरफेस टेंशन ऑफ सोप न्यूमेरिकल्स में गिवन है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, व्हाट वर्क हैज टू बी डन। अच्छा, बलून को, एक मिनट, बलून में एयर इन्फ्लेट करने में काम कौन करता है, मेहनत कौन कर रहा है उसमें? अगर मान लीजिए हम ही लोग, अगर हम ही लोग करते हैं। देखिए प्रोफेशनल वेंडर तो मशीन रखते हैं, हम लोग करते हैं, मान लेते हैं पार्टीज वगैरह में तो कोई मशीन तो खरीद के लाता है। आप अपनी बॉडी के इंटरनल कौन से पार्ट से वर्क करते हो, जब कहाँ थक जाते हो जाकर के, कहाँ से एनर्जी आती है आप लोग को? लंग्स। तो लंग्स में वो कैपेसिटी तो हो, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर, यस सर। वैसे ही वर्क हैज टू बी डन, वो हैज टू बी डन का मतलब अपने आप नहीं होगा ये। तो इसके लिए भी यही काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप क्या करोगे, वर्क टू बी डन मतलब कि एक्सटर्नल वर्क विल बी दैट सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज ऑफ एरिया होगा, सरफेस टेंशन इनटू एरिया दैट गिव मी सरफेस एनर्जी। बट जब सरफेस का चेंज आएगा तो चेंज ऑफ एरिया, यस कितना एरिया चेंज किया इसका, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। यस फाइनल एरिया कितना होगा, r0 स्क्वायर 4π इंटू फाइनल रेडियस का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4π इंटू r0 का स्क्वायर। सर 12 r0 स्क्वायर। नहीं, सुनो तो एक इसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली सोप के बबल में एक प्रॉब्लम होती है, एयर बबल और सोप बबल में डिफरेंस क्या है। हम आपसे बलून की बात कर लेते हैं, बलून के अंदर क्या है और बलून के बाहर क्या है? सर दोनों में है एयर। ये तो सरफेस की डेफिनेशन आपने क्या दी थी अभी? सरफेस की डेफिनेशन क्या थी? जहां पर दो अलग अलग मीडियम्स एक दूसरे को टच करें। यस सर। तो बलून में कितनी सरफेस हुई डेफिनेशन के हिसाब से? बलून प्लास्टिक मटेरियल का है यस या सर। रबर का है, रबर का है, जिस भी मटेरियल का है,
उसके अंदर भी हवा, बाहर भी हवा। तो अगर हम सिंपली अ पार्ट ऑफ दैट बलून दिखाएं तो यहाँ पर कुछ रबर या प्लास्टिक या कुछ और मटेरियल है, जो भी उस जिस मटेरियल से वो बलून बना होगा, और अंदर एयर है, बाहर एयर है। तो ये भी सरफेस की डेफिनेशन है और ये भी सरफेस की डेफिनेशन है। इट हैज टू सरफेसेस। यस सर। यस सर। इनसाइड सरफेस बिकॉज यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम्स हैं, और आउटसाइड सरफेस यहाँ भी दो अलग अलग मीडियम्स। इसीलिए स्टार्टिंग में पूछा था कि सरफेस की क्या डेफिनेशन होती है। तो सोप बबल भी ऐसे ही होता है। सोप बबल के अंदर भी हवा होती है, सोप बबल के बाहर भी हवा होती है, और खाली बीच में सोप लिक्विड की लेयर होती है। तो इट हैज टू सरफेसेस। सो चेंज ऑफ एरिया विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज दोनों साइड का सरफेस बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एयर इन्फ्लेट करने पर बलून की अंदर वाली सरफेस छोटी होगी और बाहर वाली सरफेस बड़ी होगी। ये बाहर वाला बढ़ेगा तो अंदर वाला भी बढ़ेगा। तो ये सरफेस भी चेंज हो रहा है, ये सरफेस भी चेंज हो रहा है। और एक्चुअली सोप बबल्स की थिकनेस नहीं होती कुछ। थिकनेस ना होने से अंदर वाली सरफेस का रेडियस और बाहर वाली सरफेस का रेडियस ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो चेंज ऑफ एरिया में एक एक्स्ट्रा 2 और लगाओ। दिस ओनली फॉर सोप बबल्स। अगर ये एयर बबल होता है, एयर बबल, तो एयर बबल कहाँ बनेगा? पहली बात, एयर का बबल बनेगा कहाँ पर? सर वाटर या किसी लिक्विड में। पानी में ही बनेगा। एयर बबल हवा में तो बनेगा नहीं। यस सर। पानी का बुलबुला बोलते हो, पानी का बुलबुला एयर बबल, तो पानी में ही बनेगा। तो अगर एयर बबल है कहीं पर तो वो पानी में है। अब यहाँ पर मीडियम बदलने वाली सरफेसेस कितनी है? कितनी सरफेस है जहाँ मीडियम बदल रहा है आपका? सर 1। एक सरफेस। एक। तो उसमें ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करते। एयर बबल में ये 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा। कहीं पर आपसे कहें वाटर की ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप कहाँ बनेगी? पानी की बूंद। पानी सर की बूंद आउट में होगा सर। हवा में ही। यस सर। नहीं इसमें कितने सरफेस होंगे? सर एक ही होगा। एक होगा। हाँ, तो ये ध्यान, नंबर ऑफ सरफेसेस के बारे में थोड़ा क्लियर रखना है। सोप बबल्स में 2 सरफेस, बाकी एयर की बबल या वाटर का ड्रॉप लेंगे, या इंक वाली ड्रॉप जो ड्रॉपर से इंक डालते हैं, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप जो मेडिसिन डालते हैं, ये सब सिंगल सरफेस वाले हैं। तो ये नोटिस करिएगा, अगर आप सोप की बबल को बड़ा कर रहे हो तो बेसिकली आप 2 सरफेसेस चेंज कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना ना भूलिएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस। यस सर। ओके जी, फर्स्ट कंसेप्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट। इसी में एक प्रॉब्लम और आता है। सॉरी, पहले एक प्रॉब्लम और कर लें फिर दूसरे पे आते हैं। एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारे पास मान लो कोई एक वाटर ड्रॉप है, बड़ा वाटर ड्रॉप, उसका सर्टेन रेडियस आर है, और इसको हम स्प्रे करें और ड्रॉपलेट्स बनाएं, मतलब किसी तरीके से इस ड्रॉप को स्प्लिट कर दें ड्रॉपलेट्स में। समझ गए सर। स्प्लिट इन n ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज, n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। छोटी छोटी ड्रॉप्स में डिवाइड कर दीजिए इसको। इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या ये चीज अपने आप होने वाली है? ऐसे सोचो, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि एक वाटर का ड्रॉप अपने आप ड्रॉपलेट्स बन जाए? नो सर। नो सर। नो सर। अपने आप तो होता नहीं है, करवाना पड़ता है। कैसे होगा ये? मतलब वर्क कितना चाहिए? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस? और क्यों चाहिए वर्क? क्यों चाहिए वाटर ड्रॉप को वाटर ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए वर्क क्यों चाहिए? ऐसा क्यों नहीं कि ये चीज अपने आप हो जाए? सरफेस चेंज हो रहा है। सरफेस बदल रहा है। मैं एक सिंपल सी लाइन पकड़ लो, आप सरफेस एरिया अगर बदल रहे हो आप, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और कैसे बदल रहे हैं सरफेस एरिया? प्रूफ करिए। सरफेस एरिया बढ़ाया है कि कम हुआ है? सर वॉल्यूम दोनों का। कैसे? तो यहाँ का वॉल्यूम कितना है?
जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे ऑब्वियसली उनका साइज कम होगा। मान लेते हैं एक ड्रॉपलेट स्मॉल आर रेडियस की है, यहां पर टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एक्चुअली वॉल्यूम कंजर्व नहीं कराते हैं, एक्चुअली कंजर्व होता है मास। यस बिल्कुल, सर, क्योंकि एक्चुअल में Yes, मास sir. कंजर्व होता है, लेकिन क्या है कि लिक्विड्स में आइडियल लिक्विड्स में डेंसिटी वेरिएशन नहीं मानते हो, इनकम्प्रेसिबल मानते हो। यस सर, तो डेंसिटी यहाँ साइड पर और इधर वाले साइड पर सेम रहनी है, इसलिए वॉल्यूम कंजर्व हो जाता है। इक्वल्स टू n ड्रॉपलेट्स हैं, सो n मल्टीप्लाइड बाय किसी भी एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम। इससे निकाल सकते हैं दैट स्मॉल r विल बी कैपिटल R डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1/3। नाउ इनिशियल एरिया, तो एरिया इनिशियल निकाले अगर, तो इनिशियल एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। फाइनल एरिया, तो फाइनल एरिया विल बी किसी एक ड्रॉपलेट का 4 पाई R स्क्वायर सरफेस एरिया, और ऐसी n ड्रॉपलेट्स तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ड्रॉपलेट इंटू n ड्रॉपलेट्स, और स्मॉल r की जगह पर ये रखेंगे कैपिटल R अपॉन n टू द पावर 1/3। तो ये वैल्यू बन जाती है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ n टू द पावर 1/3 और आ जाएगा। यस सर, और क्योंकि n 1 से ज्यादा ही होगा, अगर n ड्रॉपलेट से, तो ये ऑब्वियस है कि n इज मोर देन 1। मोर देन 1 नंबर का क्यूब रूट ऑफ समथिंग विच इज मोर देन 1, वो 1 से ज्यादा ही आएगा, विच मीन्स कि फाइनल एरिया इज मोर देन द इनिशियल एरिया। इसका मतलब फिर यहाँ पर एरिया बढ़ाया गया है, और जब एरिया बढ़ाया होगा तो वर्क करना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का, किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाओगे, किसी भी तरीके से बढ़ाओ आप, चाहे फिल्म के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, इन प्रिंसिपल इन सब में एरिया चेंज हो रहा है। वर्क चाहिए, शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करेंगे तो इट विल बी 4 पाई R स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा टर्म आपका n टू द पावर 1/3 माइनस 1। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस सर, कैसे फाइनल एरिया इनिशियल एरिया। सब्ट्रैक्ट किया उसको? यस ठीक, यस तो दिस इज वर्क हैज टू बी डन। और पूछा जाए कि ये जो वर्क आप करोगे ये जाएगा कहाँ पर, क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, फॉर्म बदलता है उसका, तो कहाँ जाएगा ये वर्क? नहीं नहीं, surface अरे भाई tension. अभी आपको समझाया है, सरफेस There's a एनर्जी। surface energy. सर, सरफेस एरिया बढ़ाने में क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सो मोर एनर्जी विल बी नीडेड फॉर सरफेस। तो हम कहेंगे दिस वर्क विच वी आर डूइंग इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ सरफेस एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाएगा, वो सब एस्पेक्ट अभी छोड़ दे। क्लियर है एग्जांपल? यस सर, यस ठीक, 3 कैटेगरीज है, फिल्म एक्सपेंशन, बबल एक्सपेंशन और ड्रॉपलेट में स्प्लिटिंग। ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर एरिया बदल रहा है, तीनों में सिमिलर फॉर्मूला है। नाउ ये तो हुआ सरफेस टेंशन को समझने के लिए एनर्जी वाला एंगल, सरफेस टेंशन का एनर्जी एस्पेक्ट। नाउ सरफेस टेंशन एक और चीज मेजर कर रही है, जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था। सरफेस टेंशन एक और चीज का मेजरमेंट है, ये फोर्स का भी मेजरमेंट है। सरफेस टेंशन मेजरमेंट ऑफ द फोर्स भी है, इसके थ्रू फोर्स भी कैलकुलेट करते हैं। यस सर, और कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी जो बीच में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर आया था सरफेस टेंशन वाज F अपॉन L करके एक टर्म आई थी आपकी, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया था सरफेस टेंशन। यस सर, यस सर। तो अब उस सरफेस टेंशन को एनर्जी के बाद फोर्स वाले एंगल से देखो आप। सरफेस टेंशन के 2 पर्सपेक्टिव है देखने के, एक पर्सपेक्टिव एनर्जी है और एक पर्सपेक्टिव इसका जो है वो फोर्स मेथड भी है। सरफेस टेंशन की फोर्स कंसेप्ट क्या कहती है ये?
सरफेस टेंशन का फोर्स कंसेप्ट क्या कहता है, इस प्रोसेस को ऐसे समझिए। इस प्रोसेस को हम समझाने के लिए एग्जांपल क्या दे रहे हैं। सपोज कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में, या ग्रेविटी है मान लेते हैं, ग्रेविटी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक वायर है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक, एक वायर है हॉरिजॉन्टल। चलिए जी को 0 मान लेने से ज्यादा आसान हो जाता समझना। सपोज ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर आपके पास एक वायर हो और उसका कुछ मास वास हो, कुछ लेंथ वेंथ हो, अब बताओ कि इसमें कितनी टेंशन फोर्स आएगी इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, टेंशन इन दिस वायर? सर 0 नहीं आएगा, टेंशन होगा ही नहीं इसमें, यस सर। नहीं होगा टेंशन फोर्स। क्यों होगा? बिकॉज टेंशन अपने आप तो आती नहीं है। सर कोई मैं ना कई बार बोल चुका हूँ, मैं कई बार ये इस बारे में बोल चुका हूँ फिजिक्स के बियॉन्ड भी, कि टेंशन आपको आने के लिए कोई रीजन चाहिए, बिना वजह टेंशन नहीं होती। यस सर। भाई एक बच्चा पैदा हुआ पहले दिन, इसको किस बात की टेंशन हो जाएगी? इस बात की टेंशन कि हम दुनिया में क्यों आ गए? नहीं होती ना, कोई रीजन चाहिए। यस और सर। रीजन में फिजिक्स में कौन सा रीजन होता है? एक वायर में टेंशन फोर्स तभी आती है जब कोई पुलिंग फोर्स उस वायर पे लगाई जाए। यस सर। ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लिया, पुलिंग फोर्स है नहीं, कोई टेंशन नहीं आएगा। नाउ सर लेकिन रोप पे जो एंड होगा वो तो कांटेक्ट में है ना तो सरफेस फोर्स के, क्यों तो लगाएगा? वो ये क्यों लगाएगा फोर्स? क्यों लगाएगा ये तो मैं पूछ रहा हूँ, सर ये क्यों नॉर्मल लगाएगा फोर्स फोर्स? लगेगा। सर मास ही नहीं, भाई मास स्ट्रिंग में कहा नॉर्मल आती है, तो कैसी जब बात कर रहे हो? फोर्स लगेगा नहीं तो टेंशन फोर्स भी रिस्पॉन्ड में नहीं आएगा। कुछ नहीं होगा ये, थियोरेटिकल लेवल पे समझो, बिकॉज रियल लाइफ में इनकी होगी नहीं कभी। और नॉर्मल मत बोलिए, नॉर्मल जो होता है वो थ्रेड में नहीं आते, नॉर्मल जो होते हैं सरफेसेस के लिए होते हैं। ओके। अब अगर आप सोचो, खुद सोचिए, अब अगर आप इस वायर के मिडिल पॉइंट पर डाउनवर्ड फोर्स लगा दे, कोई इस वायर के मिड पॉइंट को डाउनवर्ड पुल करे, आपको नहीं लगता कि ये वायर कुछ स्लैक कर जाएगा ऐसे, अगर हम यस डाउनवर्ड फोर्स लगा दें? यस सर। और जब ऐसा होगा तो ये वायर खींचेगा, और जब खींचेगा इस वायर में स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा, तो उसके अगेंस्ट में टेंशन फोर्स आएगी। होगा कुछ इस टाइप की चीज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ ऐसा ही लिक्विड के सरफेस पे हो रहा है, कुछ ऐसी ही चीज लिक्विड के सरफेस पे हो रही। अगर 2 डायमेंशनल व्यू से देखोगे आप इसको, 2D व्यू में देखा जाए, तो हम लोगों ने कहा था कि लिक्विड की सरफेस जो ऊपर है, वहां पर कोई अगर एक मॉलिक्यूल कंसिडर करे, देखिए फिर से इसका एनालॉग इसकी एनालॉग इसमें समझो। एक वायर में टेंशन तभी आई थी जब उसमें कोई डाउनवर्ड फोर्स हो, कोई पुलिंग करो, आप उसको खींचोगे नहीं तो टेंशन नहीं आने वाली। बेसिकली कहा भी जाता है कि टेंशन इज द रिएक्शन यस सर। ऑफ पुलिंग फोर्स। भैया हमारी आपकी कोई खिंचाई करता है, जब स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, मोहल्ले में कोई खिंचाई करे आपकी, इरिटेशन टेंशन नहीं होती है? यस सर, होती है सर। यस सर। तो जब तक कोई खींचेगा नहीं तब तक क्या हो? खिंचाई किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी का नाम लेके खिंचाई कर दो, किसी का नाम लेके चढ़ा दो। सरफेस पर टेंशन क्यों आएगी? उसका रीजन, सरफेस वाला मॉलिक्यूल, अभी याद करिए, सरफेस वाला मॉलिक्यूल हाफ साइड मॉलिक्यूल से सराउंडेड था, और हाफ साइड मॉलिक्यूल के सराउंडिंग से उसका नेट फोर्स किधर जनेगा? डाउनवर्ड्स। तो सरफेस को ऐसा लगेगा कि उसको कुछ लोग नीचे खींच रहे हैं। इस सरफेस को ऐसा फील होगा कि यार कुछ लोग इसको नीचे खींच रहे हैं। जो सिमिलरली ऐसी सिचुएशन है, यस सर। मतलब सरफेस एक खिंचा हुआ सरफेस, स्ट्रेस्ड सरफेस की तरह काम करेगा। सर तो ऊपर एक सरफेस टेंशन उसीलिए सर आता है। ये वैसा ही है जैसे उसका कि रिजल्टेंट बैलेंस कर। हाँ ये ऐसा ही है। देखिए हमारे
हमारे आपके गालों को कई लोग ऐसे पकड़ के खींच देते हैं, खींचते हैं। यस Yes, एक sir. नॉर्मल कंडीशन में आपके स्किन में कितनी टेंशन फोर्स है? नॉर्मल कंडीशन में टेंशन इन योर स्किन होगी जीरो। जीरो है। जीरो। बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है, सॉफ्ट मुलायम स्किन, और कोई आए बिल्कुल प्यार से पकड़ के खींच दे इसको, टेंशन आ जाएगा। आएगा टेंशन, क्योंकि सरफेस खींचेगी तो स्किन में टेंशन आएगी। और कुछ ज्यादा मोहब्बत हो गई, अगर ज्यादा ही खींच दिया किसी ने, को सरफेस फट भी जाए। यस सर। कई बार हम लोग करते हैं, अपनी स्किन को थोड़ा सा कहीं कट वट लग जाता है, उसको खींच करके निकाल देते हैं ऐसे काट कूट के, मतलब बिल्कुल पापी बन जाते हैं, निर्दयी। नहीं करते हो आप ऐसे? Yes, sir. यस सर। और आपको टेंशन Yes, फील sir. करना है तो आप अपने काम करिए, स्किन पर कहीं छोटा बाल दिख जाए, उस बाल को जरा खींचो, मालूम चलेगा टेंशन किसको कहते हैं। यस सर। किसी के बाल पकड़ के खींचो, पूछो उससे टेंशन हो रही कि नहीं हो रही। तो बेसिकली जब आप किसी भी सरफेस को खींचोगे, चाहे अपनी स्किन को, ये भी तो पानी का स्किन है, ऊपर वाली सरफेस स्किन है ना, यस सर। Yes, sir. जब उस स्किन को नीचे लोग खींचेंगे तो स्किन में टेंशन फोर्स आएगी। पहली बात तो ये रीजन हुआ कि सरफेस में टेंशन क्यों है, व्हाई देयर इज टेंशन इन द सरफेस। आंसर इसका मिल गया। टेंशन इन द सरफेस इज बिकॉज those molecules which are on the surface, they are pulled inside, और उस पुल करने की वजह से टेंशन फोर्स आई है। तो ये तो हुआ कॉज ऑफ टेंशन फोर्स। नाउ डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो डेफिनेशन इसकी ऐसे देते हैं, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सरफेस टेंशन की मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दो डेफिनेशन, एक एनर्जी के फॉर्म में, एक फोर्स के फॉर्म में। तो अगर हम इसको ऐसे मान लें कि कोई ग्लास है, कंटेनर है, और उसमें पानी भरा है, एंड सपोज सिलिंड्रिकल ग्लास है, सम काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, नॉन सिलिंड्रिकल ग्लास, क्यूबिकल ग्लास, किसी भी तरीके का ग्लास होना चाहिए बस। तो इसका सरफेस, इसका टॉप लेयर होगा, यस सर। ठीक। नाउ टॉप लेयर सरफेस है इसका। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप इसके सरफेस के ऊपर, जो कि टॉप लेयर है, ऊपर वाली लेयर, अगर वहां पर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे, कोई इमेजिनरी लाइन, ये डेफिनेशन है। अब इसमें क्या, क्यों, कैसे, ये सब मत पूछना हमसे। हाइपोथेटिकल डेफिनेशन दी जा रही है। इफ वी कंसीडर एन इमेजिनरी लाइन, जो चीज इमेजिनरी है उसका आंसर कैसे दोगे? जस्ट इट इज द वे टू डिफाइन कि अगर आप कोई एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ले ऑन द सरफेस, दैट इमेजिनरी लाइन will divide the complete surface, that imaginary line will divide the complete surface in two parts, left right। जो लेफ्ट साइड, इस इमेजिनरी लाइन की लेफ्ट साइड पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो राइट वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और जो लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको राइट वाले मॉलिक्यूल अपनी साइड खींचेंगे, अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। So on this imaginary line present on the surface, left side will apply force on the right portion to the left side। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लाइन के राइट साइड वाले पोर्शन को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा काम करता है, राइट वाला लेफ्ट वाले को भी खींचेगा, और ये लाइन इक्विलिब्रियम पे रहेगी।
इस वर्चुअल लाइन पर दोनों साइड फोर्स, और अगर ये वर्चुअल लाइन की, इस वर्चुअल लाइन की लेंथ L हो, we defined surface tension at the force per unit length. फिर फोर्स इक्वल हो गया। Obviously न्यूटन थर्ड लॉ। नहीं तो अगर मान लीजिए लाइन थोड़ा सेंटर से थोड़ा राइट में मेजर सेगमेंट कहीं भी हो, कहीं भी हो, सर, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ वायलेट नहीं करती। सर मॉलिक्यूल्स तो एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, जहाँ ज्यादा होंगे ज्यादा ट्रैक्शन लगा है। इसके काम करें, मैं अभी कर नहीं पाऊंगा। अगर आपके आसपास कुछ हो कोई ऐसी चीज, सर जो फोर्स लगेगा सर वो मैंने सुनिए length तो of सुनिए the- तो सुनिए तो इस ग्लास का पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है, इमेजिन करो, बस खाली सोच के देखो, सोच के देखो, यहाँ एक लाइन यहाँ पर एक, कौन सी लाइन ऐसी है जो आपके इमेजिनेशन में है और वो डायनेमिक्स के मोड में है? आप सोच के जैसे कि है कोई लाइन? नो, तो हम तो ये कह रहे हैं, जब कोई चीज इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम पे तभी हो सकता है ना जब उस पे दोनों साइड बराबर फोर्स लगे, वो लाइन की प्रेजेंस कहीं भी हो। Yes. आप ये सोच सकते हो कि एक तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, एक तरफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। सर उसे बैलेंस करने के लिए सर जो इमेजिनरी लाइन का लेंथ भी होगा ना सर, सर वो बात भी तो बैलेंस होके सर सरफेस टेंशन तो एक ही तरफ से आ जाएगा तब। सब एडजस्ट हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। ये कुछ वैसी ही चीज होगी कि एक आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हर जगह सेम होती है। ओके सर। फिलहाल सुनिए, ये तरीका है डेफिनेशन का। इफ यू इमेजिन any kind of line on the surface, that imaginary line will divide the surface in two parts. Those two parts will pull each other and that will create a force on that imaginary line, and the force per unit length is defined as surface tension. ये तरीका है डिफाइन करने का, और इस तरीके से डिफाइन करके इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है इसके पास, इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। देखिए, आप जरा टेंशन इन स्ट्रिंग वाले टॉपिक पे जाओ पहले, कुछ हद तक क्लैरिटी बन सकती है। टेंशन इन द स्ट्रिंग को समझते हैं जरा, शायद उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए समझने में। अगर एक स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, और उसके बॉटम एंड पर हमने कुछ मास लगा दिया है, तो इसमें टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? अगर एक आइडियल स्ट्रिंग को लटका करके उसमें मास लगा दे, ग्रेविटी कंसीडर कर लेते हैं, आएगा टेंशन? यस सर। स्ट्रिंग के कौन से पॉइंट में टेंशन आएगी? बॉटम पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, किसी रैंडम पॉइंट P1 पर, किसी और रैंडम पॉइंट P2 पर? कहाँ टेंशन आएगी? हर पॉइंट पे टेंशन आएगी सर। टेंशन का मतलब समझो ना यार, टेंशन मतलब खिंचाव। तो कहाँ पर खिंचाव होगा? अगर आप यहाँ लोड लगाओगे तो कौन सा पोर्शन खिंचेगा इसका? क्या यहाँ पर खिंचाव, यहाँ पर कुछ खिंचाव नहीं आएगा? यहाँ पर पुल नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। तो सब जगह टेंशन आएगी, यहाँ भी 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 आएगी। अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन दिखाओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट C पर या पॉइंट P1 पर टेंशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड कैसे बोलोगे? क्या मतलब है उस चीज का? पॉइंट P1 पर force- टेंशन अपवर्ड है, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली force किसी भी पॉइंट पर टेंशन दोनों साइड दिखाते हैं। अगर आपकी थ्योरी मान ली जाए कि इस पॉइंट P पर अपवर्ड टेंशन है, तो फिर तो आप ये कहना है, फिर तो ये पॉइंट ऊपर एक्सेलरेट कर जाए।
न्यूटन लॉ भी कुछ चीज है कि नहीं है? ओवरऑल इस पॉइंट पर कोई नहीं होता, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर जितना पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है, जितनी स्ट्रिंग का पार्ट इस पॉइंट P के ऊपर है और स्ट्रिंग का जो पार्ट इसके नीचे है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पुल करते हैं। P1 के ऊपर वाला पार्ट ऑफ स्ट्रिंग P1 के नीचे वाले पार्ट को ऊपर खींचता है और P1 के नीचे वाला पार्ट P1 के ऊपर वाले पार्ट को डाउनवर्ड पुल करता है। टेंशन दोनों साइड दिखाई जाती। हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स में दोनों नहीं दिखाते, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम या तो ऊपर वाले पार्ट का ड्रॉ कर रहे होते हैं या फिर नीचे वाले पार्ट का ड्रॉ कर रहे होते हैं। सर मम्मी, सर किसी का माइक ऑन है, बंद करवा दीजिए। तनिष्क श्रीवास्तव, क्लास के बीच में मम्मा याद आ रही है। मम्मा लोग ही महान है। सर मेरा माइक ऑफ था, श्रीमान का माइक ऑन था। ये जिसका आप ऑफ करिए अपने, ये मम्मा से बातें जो हो रही है बात घर पे करिए। समझो यार इसको, टेंशन वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, वरना लाइफ टाइम टेंशन बनी रहेगी आप ही को। टेंशन इज ऑलवेज बोथ साइडेड। इवन यहाँ पर भी टेंशन दोनों साइड होता है। कैसे? ब्लॉक स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करता है और स्ट्रिंग ब्लॉक को अपवर्ड पुल करती है। ये भूल गए क्या सब कंसेप्ट? दोनों साइड टेंशन होता है। सर याद है। जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम को ऊपर वाला टेंशन दिखाते हो, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हम बॉडी पर लगने वाली फोर्स दिखाते हैं, बॉडी के द्वारा लगाई गई फोर्स नहीं दिखाते हो आप। यस सर। यस सर। तो कुछ इसी तरीके का लॉजिक है। स्ट्रिंग में कहीं भी पॉइंट चूज करोगे, आप दोनों तरफ टेंशन दिखाओगे, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, और बराबर ही दिखाओगे। हम ये थोड़ी लॉजिक थोड़ी लगा सकते हैं कि नहीं ऊपर लेंथ कम है, नीचे लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर टेंशन डिफरेंट होगा, यहाँ पर बराबर लेंथ है, यहाँ पर कम लेंथ है। ये सब लॉजिक कहाँ काम करते हैं? आइडियल स्ट्रिंग्स में कहाँ काम करते हैं ये सब? तो यही चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम टेंशन एट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं और यहाँ पर टेंशन ऑन अ लाइन डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम सरफेस पर कोई भी लाइन कंसीडर कर ले इमेजिनरी फॉर्म में, वो लाइन आपके सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। दोनों पार्ट एक दूसरे को उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलरली दोनों पार्ट एक दूसरे को अपनी अपनी साइड पर पुल करेंगे, और जितने अमाउंट से पुल करेंगे, जितने अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ वो पुल करेंगे, वो फोर्स अपॉन लेंथ को हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं सरफेस टेंशन। आप बताओ पहले, डेफिनेशन क्लियर है या नहीं हुई? यस सर, क्लियर। यस सर। और देखो डेफिनेशन में लगातार मैं बोलता हूँ, चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया करो। ये हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, अभी हम सारी चीजों के आंसर हो सकता ना दे पाए, स्पेशली वो सारे कंसेप्ट जो मॉलिक्यूलर लेवल पर है वो नहीं दिए जा सकते आंसर। खैर, दिस इज द वे टू डिफाइन। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो फोर्स है ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कुल मिलाकर के आप ये कह दीजिए, द फोर्स बाय सरफेस टेंशन, द फोर्स बाय सरफेस टेंशन। अगर आप इतनी प्रॉपर्टी माइंड में रखते हो तो गारंटीड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहला, सबसे पहले तो ये पुलिंग फोर्स है। फिर दुनिया की कोई भी फोर्स होगी वो दो ही कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो आप पुल करो किसी चीज को तो फोर्स कहते हैं उसको, या फिर हम किसी बॉडी को, किसी सरफेस को, किसी लाइन को, किसी पॉइंट को पुश करें तो उसको फोर्स कहते हैं। तो या तो पुल करें, तो यहाँ पुलिंग वाला है। दूसरा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन जिसको आप कंसिडर कर रहे हो।
जिस लाइन पर फोर्स देखी जा रही है उस लाइन के परपेंडिकुलर। बट एक लाइन के परपेंडिकुलर दो पॉसिबल डायरेक्शन है। इस सरफेस पे जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक परपेंडिकुलर जो सरफेस के अलोंग है, और एक ऐसा भी परपेंडिकुलर हो सकता है इस लाइन का जो सरफेस के भी परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग कौन सा परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू लाइन एंड अलोंग द सरफेस, यानी इस लाइन का वो परपेंडिकुलर जो सरफेस पे ही हो, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं। बिकॉज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होती है उसको नॉर्मल का नाम दिया जाता है, और वो प्रेशर वाली फोर्स होती है। फोर्सेस ऐसे भी आएंगी बट वो फोर्स सरफेस टेंशन की नहीं है, वो फोर्स आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर की बोलोगे, और उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर इनटू एरिया लगाते हैं। तो पुलिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू लाइन अलोंग द सरफेस। एंड तीसरी पॉइंट, मैग्नीट्यूड की बात करें तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। ये तीन बातें अगर हम ध्यान रखें तो कर सकते हैं। और भले ही इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है कंसीडरिंग सम इमेजिनरी लाइन, इफ देयर इज सम रियलिस्टिक लाइन, एक्चुअल में कोई लाइन हो, एक्चुअली वहां पर कुछ हो, तो भी ये कंसेप्ट काम करते हैं। सरफेस टेंशन की फोर्स हमेशा काम करती है। और देखिए क्या होता है एक्चुअल में, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी साइंस एक बात के लिए चलती है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी सिस्टम में तब आती है, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तब होती है जब वो मिनिमम एनर्जी के स्टेट में हो। यस सर। और अभी हम लोगों ने कहा था कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे सरफेस के ऊपर, उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी। तो इट इज लॉ ऑफ नेचर है, जो यूनिवर्स का लॉ है कि हर एक सिस्टम मिनिमम एनर्जी की स्टेज में जाना चाहता है, और लिक्विड की सरफेस में कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। ये भी उसी लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं कि सरफेस ऑफ लिक्विड विल ट्राई फॉर द मिनिमम एनर्जी स्टेट। और मिनिमम एनर्जी स्टेट तब आएगी जब लिक्विड का सरफेस का एरिया जितना कम से कम हो सकता है उतना हो जाए। और हर एक लिक्विड सरफेस की ये टेंडेंसी होती है अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने। किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होगी, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एरिया जितना पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एरिया को मिनिमम कर पाना पॉसिबल ना हो, तो इट इज विल ट्राई टू हैव मिनिमम एरिया एज मच एज पॉसिबल। और कैसे करेगा ये काम? लिक्विड अपने एरिया को कैसे मिनिमाइज करेगा? इसी बेसिस पे कहते हैं कि ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों हैं, व्हाई नॉट क्यूबिकल, व्हाई नॉट सिलिंड्रिकल? सर मिनिमम सरफेस मिनिमम एरिया। हाँ, अब आप कहोगे इसमें हमको क्या मालूम ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है। कैसी भी ड्रॉप देख लो आप, रोने पर जो आंसू निकलते हैं वो आंसू जो आपके टीयर्स हैं वो क्यूब के फॉर्म में निकलते हैं, मोटे मोटे क्यूब। सर सर्कुलर का तो और एरिया छोटा होगा भाई साहब। ड्रॉप का वॉल्यूम होता है, 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट बात करो, सर्किल 2D ऑब्जेक्ट है। ड्रॉप में मास होगा ना, तो जिसमें मास है उसमें वॉल्यूम होगा। थिंक अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। नहीं सर, देखिए सर ना पानी, बताओ। सर जब पानी गिरता है तो फैलता है, तो सर मिनिमम एनर्जी स्टेट। अबे गिरने के बाद फैलना अलग चीज है, कोलिजन नहीं होगी वहां पर। हाँ यस सर, यस सर। वो तो आप आई ड्रॉप डालते हो, मान लो आंखों में जब ड्रॉप डालते हो तो ड्रॉपर से जब निकलता है तब तो वो ड्रॉप होता है ना, उसको नाम ड्रॉप क्यों दिया है? अब आप कहोगे कि
आंखों में गिरने के बाद वो फैल गया, तो वो एक अलग स्टोरी है। यस सर। और मैथ कहती है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम, मैथ है दैट फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम एरिया एंड दैट इज द रीजन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। लॉ ऑफ नेचर है, वो अपने मिनिमम एरिया पे ही चाहते हैं और उनको पता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक क्यूब ले लो आप और एक स्फीयर ले, क्यूब एंड स्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम v और इसका भी वॉल्यूम v, सेम वॉल्यूम है दोनों का, तो क्यूब की साइड निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम v है तो साइड विल बी v डिवाइडेड बाय, रिकॉल करें क्यूब का साइड और क्यूब का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से साइड ऑफ क्यूब वॉल्यूम टू द पावर 1/3 होगा। यस सर। यस सर। यस सर। स्फीयर का रेडियस निकालें, अगर या फिर इसका वॉल्यूम v है तो रेडियस ऑफ स्फीयर वो आएगा 3v/4 टू द पावर 1/3। यस सर। यस सर। नाउ एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, रिमेंबर इट हैज 6 सरफेसेस, तो टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर v⁻²/3 और स्फीयर का एरिया 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर 3v/4π²/3। अब हम एरिया ऑफ स्फीयर को और एरिया ऑफ क्यूब को डिवाइड करके, जस्ट आपको एक इनफॉर्मल प्रूफ दे रहा हूँ, इनफॉर्मल प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ अलग है। एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्यूब ले, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो v टू द पावर 2/3 यहाँ भी है, v टू द पावर 2/3 यहाँ भी है, कैंसिल आउट। 4 का एक टर्म बचेगा आपके पास, वो होगा 4 टू द पावर 1/3। उसके अलावा 3 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 6, 3 टू द पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय 6। अब जिसकी मैथ अच्छी हो वो बता सकता है कि ये रेशियो 1 से ज्यादा आने वाला है कि 1 से कम आने वाला है। 3 टू द पावर 2/3, 3√3 हुआ वो। यस सर। 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो सर। 1 से कम आप चेक कर लो, इसके बाद मैं नहीं बता पाऊंगा। ये पूरी वैल्यू पाई की भी वैल्यू पता होती है, 22/7 है। 4 इंटू 22/7 का क्यूब रूट ले लेते हैं, 3 की पावर 2/3 ले लो आप, मतलब 9 का क्यूब रूट, कैलकुलेटर यूज कर लो और ये प्रूफ कर सकते हो कि ये रेशियो 1 से कम आएगा। दैट मीन स्फीयर हैज एरिया लेस देन द क्यूब, अगर सेम वॉल्यूम है दोनों का। और ये मैंने इसके लिए प्रूफ किया है, आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए प्रूफ कर सकते हो। इतने ही वॉल्यूम का आप कोन ले लो, इतने ही वॉल्यूम का क्यूबॉइड ले लो, सबके लिए प्रूविंग की जा सकती है। तो ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि भैया अपना एरिया कम कर लो, स्टेबल रहोगे। अब पॉइंट ये होता है कि ये होगा कैसे। ठीक है, ये तो हमारी चाहत है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। कैसे होगा ये? हम चाहते हैं अपना एरिया कम कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग फैल गए, हमारी बॉडी का एरिया फैल चुका है, खा पी के इतना खा लिया है कि बॉडी का एरिया फैल गया। अब एरिया कम करने के लिए कुछ करोगे तो लिक्विड्स भी कुछ करेंगे ना, लूज करेंगे। एनर्जी लूज करिए। कैसे लूज करें, कैसे लूज करें अपना एनर्जी? तो अगर मान लें कि कोई एक, अगेन वही फिल्म वाला एग्जांपल है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लो आप, सेम एग्जांपल रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला, और उसमें एक फिल्म तैयार कर दी, सोप की, लिक्विड की, जिसकी मर्जी फिल्म तैयार करनी है कर दी। ये फिल्म चाहता है कि मेरा एरिया कम से कम हो जाए। तो कोई भी फिल्म, कोई भी ड्रॉप, कोई भी बबल, सबकी चाहत एक ही है और सबकी विश यही है, सबकी ख्वाहिश यही है कि हम अपना एरिया कम करें। हम इंसानों को भी यही चाहते हैं। कैसे कम करेंगे? इस फ्रेम को अंदर खींच करके, यानी कि ये लिक्विड की फिल्म इस
मूवेबल साइड को अंदर की तरफ खींचेगी, पुल करेगी। दिस इज द पुल बाय लिक्विड। क्योंकि जब वो अंदर आएगा तो एरिया अपने आप कम होगा, और ये फिल्म इस मूविंग साइड पर अंदर की तरफ जो पुलिंग फोर्स लगाएगी उसको एफ कह दें अगर, और ये साइड आपकी एल लेंथ की हो, इसी एफ बाई एल को हम डिफाइन कर रहे हैं सरफेस टेंशन। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड अगर हम मास लें तो स्ट्रिंग अपने कांटेक्ट में जितनी चीजें आती हैं, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में जो जो चीजें हैं क्या क्या हैं, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में ऊपर वाली हमारी सीलिंग कांटेक्ट में है और ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, ये दोनों स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। तो स्ट्रिंग इन दोनों को अंदर खींचती है, ये स्ट्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ अंदर की तरफ पुल करती है जिसको टी बोलते हो, और स्ट्रिंग सीलिंग को भी डाउनवर्ड पुल करती है जिसको टी बोलते हो। भाई टेंशन तो टेंशन है, चाहे कहीं भी है, उसका बेसिक बिहेवियर तो एक ही होगा। यस सर। तो स्ट्रिंग इज पुलिंग दीज टू थिंग्स इनसाइड जस्ट टू रिड्यूस द लेंथ। वो अपना लेंथ कम करना चाह रही है, सरफेस अपना एरिया कम करना चाह रहा है। यस सर। सर ये जो सोप फिल्म वाला एग्जांपल है सर, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना? इक्विलिब्रियम, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी पुल करोगे, इधर भी, जहां जहां से हो सकता है वहां से करिए एज मच एज पॉसिबल। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये फिक्स साइड से, तो इन पे फोर्स लगा के भी कुछ कर नहीं पाओगे। और क्योंकि ये फिल्म इस वायर को अंदर पुल कर रही थी, इसीलिए एरिया को बढ़ाने के लिए हमको इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था, ताकि हम लिक्विड की फिल्म से लगने वाली फोर्स से लड़ करके, उससे फाइट करके और वायर को आगे ले जा पाए। जो टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने। यस सर। क्योंकि हम क्यों लगाएंगे फोर्स भाई, हम क्यों लगाएं फोर्स? जब हमको कोई फोर्स अपोज करेगा तभी तो हम लगाएंगे फोर्स। यस सर। अब क्या ये लाइन हाइपोथेटिकल है कि रियल है? सर ये रियल लाइन है। रियल लाइन है। तो यही बोल रहा हूँ कि जो फोर्स बाय लेंथ का कंसेप्ट है, वो लेंथ इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। यस सर। सर ये लिक्विड सर स्ट्रेस की तरह है ना सर, फोर्स एक्सटर्नल। राइट। लिक्विड की फिल्म अपनी जो बाउंड्रीज होती है, लिक्विड की फिल्म की जो बाउंड्रीज है, जिन बाउंड्रीज के बीच में वो फिल्म बना हुआ है, लिक्विड की फिल्म उन सारे बाउंड्रीज को इनसाइड पुल करती है। नेचर ऑफ फिल्म समझो आप, दैट फिल्म विल पुल द बाउंड्रीज इनसाइड। पर्पस क्या है उसका? टू मिनिमाइज द एरिया। और उससे एडवांटेज क्या मिलने वाला है उसको? बाय मिनिमाइजिंग द एरिया मिनिमाइज करके सरफेस एनर्जी रिड्यूस करेंगे, और सरफेस एनर्जी रिड्यूस करके क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। ठीक है ये चीज? यस सर। यस सर। ओके। और इसका एक और एग्जांपल देते हैं। इसका एक एक्टिविटी ऐसे बताई जाती है, पता नहीं, इसकी एक्टिविटी ये बताते हैं कि अगर मान लो अगेन एक रेक्टेंगल में सोप की फिल्म तैयार करो, एक रेक्टेंगल में सोप की फिल्म तैयार करें, और एक धागा लाओ, धागा पतला वाला धागा, कपड़े सिलने वाला धागा, और उसको उस फिल्म पर बहुत जेंटल वे में उस स्ट्रिंग को ऐसे लूज करके रख दो। आप स्ट्रिंग ले, उसका एक रैंडम सा लूप बनाए, लूप इरेगुलर टाइप का, और फिल्म के ऊपर धीरे से रख दीजिए ताकि फिल्म टूटे नहीं। और एक निडल से स्ट्रिंग के अंदर वाला पोर्शन को पिंच कर दो आप, ताकि अंदर वाली, यहां वाली फिल्म टूट जाए। तो अगर एक निडल ले और स्ट्रिंग के अंदर जो फिल्म है उसको पंक्चर कर दे, उसको तोड़ दे,
तो नीचे देखा ये जाता है कि जैसे ही आप यहाँ वाली फिल्म तोड़ते हो, ये स्ट्रिंग अचानक से सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, टूट फैल जाती है और ये प्रॉपर सर्कल बन जाता है। इसका वीडियो कहीं भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। दैट लूज स्ट्रिंग विल बी नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ टाइट सर्कल। उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? करके नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं तो होगा। लग रहा क्यों नहीं होगा बता रहा हूं। बिना पंचर के इसलिए नहीं होगा कि इस थ्रेड के अंदर भी फिल्म है, थ्रेड के अंदर भी फिल्म है, थ्रेड के बाहर भी फिल्म है। ये वही बात हो गई है कि आपने उस सरफेस के ऊपर एक लाइन बना दी, अ लाइन ऑफ थ्रेड। दोनों साइड की सरफेसेस इसको अपनी अपनी तरफ खींच रही है। ये वाली फिल्म अंदर खींच रही है, ये वाली फिल्म बाहर खींच रही है, तो इक्वल होगा सर। एंड देयर इक्विलिब्रियम, देयर इज इक्विलिब्रियम। जैसे ही अंदर वाली फिल्म टूटी, ये विनर हो गया, यस सर। ये जीत गया। और जब वो जीत गया, अब दिस स्ट्रिंग हैज अ डेफिनेट लेंथ, एंड फॉर अ डेफिनेट लेंथ सर्किल हैज द मिनिमम सर्कमफ्रेंस, मिनिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, सॉरी सर्किल हैज द मैक्सिमम एरिया। ये चीज अपनी मैक्सिमाइज कर देगी। अंदर वाला एरिया मैक्सिमाइज होगा तो बाहर वाला एरिया मिनिमाइज होगा। सो दैट अगेन इस फिल्म का एरिया रिड्यूस कर जाएगा। यस सर। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो इर्रेगुलर स्ट्रिंग है, ये फैल करके सर्किल बन जाएगा, क्योंकि एक गिवन लेंथ पर सर्किल का एरिया सबसे ज्यादा होता है। इसको भी प्रूव कर सकते हो कि अगर सेम पेरीमीटर का स्क्वायर हो और उतनी ही पेरीमीटर का सर्किल भी हो, सर्किल की सरकमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर अगर बराबर है, सपोज करिए स्क्वायर एंड सर्किल सरकमफ्रेंस दोनों का सेम है, तो साइड क्या बोलोगे? अगर सरकमफ्रेंस इसको सी मान ले और इसको भी सी मान ले, तो साइड ऑफ स्क्वायर सरकमफ्रेंस बाय 4 कर सकते हैं। यस सर। एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, सरकमफ्रेंस बाय 4 इज द साइड, उसका स्क्वायर कर लीजिए। और सर्किल का सरकमफ्रेंस अगर सी है, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या बोलोगे? if the circumference is c, radius of this circle, and therefore area of the circle, pi radius circumference upon 2 pi, e upon 2 pi। जरा एक बार चेक करके देख लीजिए जल्दी से कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। सी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, सी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 1/16 का टर्म आ रहा है, सी स्क्वायर अपॉन 16, और यहाँ पर टर्म आ रहा है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर में से एक पाई कैंसिल, 4 इंटू पाई स्क्वायर। और पाई स्क्वायर जो होगा 4 पाई स्क्वायर, इज इट मोर देन 16 और लेस देन 16? सर 4 पाई होगा। सर 4 पाई होगा। 4 पाई, सॉरी 4 पाई। तो पाई 3 पॉइंट समथिंग है। सर एरिया सर्कल का सर ये वाला छोटा होगा, सर ये वाला टर्म छोटा होगा। सर्किल का एरिया ज्यादा नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर, यस सर, यस। यस सर। तो एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का मिनिमम एरिया होता है, लेकिन फॉर ए गिवन पेरीमीटर सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया, और इसीलिए ये थ्रेड सर्कुलर फॉर्म में जाएगा, क्योंकि जब अंदर वाला एरिया मैक्सिमम होगा तो बाहर फिल्म वाला एरिया कम हो जाएगा, और फिल्म का जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। वो चाहता ही ये था कि हमारा एरिया कम। नेचर ऑफ सरफेस। और ये इस बात का भी एविडेंस है कि देयर इज अ पुलिंग फोर्स ऑन दैट लाइन, क्योंकि जब तक कोई खींचेगा नहीं इसको, ये इररेगुलर थ्रेड सर्किल में क्यों जाएगा भाई? इसका मतलब ये एविडेंस है कि सरफेस जो है वो अपने ऊपर किसी भी लाइन को पुल करती है। आई बातें समझ में? यस सर। यस सर। ये जो फिल्म है, ये जो सरफेस है, ये अपनी बाउंड्रीज को भी पुल करती है, और उस फिल्म, उस सरफेस पर अगर आपने कोई लाइन बना दी, हाइपोथेटिकल या रियल, तो उस लाइन के दोनों तरफ जो सरफेसेस हैं वो भी एक दूसरे को पुल करेंगे। और अगर किसी वजह से एक साइड का सरफेस गायब कर दिया जाए,
दूसरे साइड के पुलिंग फोर्स से इसकी ज्योमेट्री बदल जाएगी। यस सर। जी, तो ये इन सब बातों के प्रूफ है कि सरफेस टेंशन की वजह से ये भी होता है। यस जी, और ऐसे में क्वेश्चन पूछते हैं कि अंदर वाली फिल्म को पंक्चर करने के बाद जो वो लूज थ्रेड थी वो सर्कुलर फॉर्म में चली गई। दैट थ्रेड विल बी सर्कुलर वंस द मेम्ब्रेन और फिल्म इनसाइड दैट थ्रेड इज ब्रोकन। अंदर वाली फिल्म को जब ब्रेक कर दिया हमने, पंक्चर कर दिया, तो वो लूज थ्रेड एक सर्कल के फॉर्म में चली गई। एंड सपोज द रेडियस इज आर, नाउ व्हाट विल बी टेंशन इन द थ्रेड? नाउ क्वेश्चन है थ्रेड में टेंशन क्यों आएगी? तो आंसर, किसी चीज में भी टेंशन तभी आएगी जब उसको किसी ने खींचा होगा। इस थ्रेड में टेंशन क्यों आई होगी? किसी ने थ्रेड को खींचा होगा। किसने खींचा होगा? किसने खींचा होगा थ्रेड को? कौन है जो इस थ्रेड को खींचेगा? सरफेस खींचेगी। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस कि वो अपने बाउंड्रीज को पुल करता है। जब यहां वाली फिल्म तोड़ दी तो इस सरफेस की बाउंड्री थ्रेड हो गई ना, ये सरफेस अपनी बाउंड्री जो थ्रेड है उसको खींच रहा है। कौन से डायरेक्शन में? उसके ये आंसर से। अगर हम इस थ्रेड का एक डिफरेंशियल सेगमेंट ले लें, इस थ्रेड की एक डिफरेंशियल सेगमेंट, छोटा सा लेंथ इस थ्रेड का ले लें, अ वेरी स्मॉल लेंथ, तो ये फिल्म इस स्मॉल लेंथ को अपनी साइड खींच रही है। फोर्स बाय द फिल्म है, फोर्स बाय द फिल्म, इसी को मैं फोर्स बाय सरफेस टेंशन कह रहा हूं। और अगर ये छोटा सा सेगमेंट डीएल लेंथ का हो, अगर ये छोटा सेगमेंट डीएल लेंथ का हो, तो दैट डीएल लेंथ इनटू सरफेस टेंशन फोर्स है। ये फोर्स है इस सरफेस की वजह से थ्रेड के ऊपर, और जब थ्रेड खींचेगा तो उसमें टेंशन फोर्स अपीयर होगी। अब एक काम करेंगे, ये जो स्मॉल सेगमेंट है इसको PQ नाम लेकर के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इस PQ का मैग्नीफाइड व्यू देखो जरा आप। तो ये जो PQ है एक्चुअल में ये मैग्नीफाइड फॉर्म में देखा जाएगा तो कुछ एक आर्क के फॉर्म में इन मैग्नीफाइड व्यू। उसके ऊपर लेफ्ट साइड सरफेस टेंशन की वजह से S इंटू DL की फोर्स है, और ये थ्रेड टेंशन में है। थ्रेड टेंशन में है, इसका क्या मतलब हुआ? थ्रेड टेंशन में है इसका मतलब ये हुआ कि इस सेगमेंट पर बाकी का पोर्शन अपनी तरफ पुलिंग फोर्स लगाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेड इनसाइड, थ्रेड इन द टेंशन का। थ्रेड इन टेंशन का मतलब उसका एक पार्ट अगर आप कंसिडर करोगे तो बचा हुआ पार्ट उसको खींचेगा अपनी तरफ, कैपिटल T एंड कैपिटल T। और अगर ये आर्क अपने सेंटर पर डी थीटा और डी थीटा का एंगल बनाए तो ये बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जो टेंशन T है उसका एक कंपोनेंट SDL के अपोजिट आने वाला है, और टेंशन जो होगा वो टेंजेंट के अलोंग जाएगा। टेंशन अलोंग टेंजेंट, ये लाइन है रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 का एंगल। इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद ये प्रूफ करेंगे कि जो टेंशन है उसका राइट साइड वाला कंपोनेंट T साइन ऑफ डी थीटा आएगा। डी थीटा का ऑल्टरनेट एंगल डी थीटा बनेगा, और रेडियस टेंजेंट में 90 का एंगल है तो इधर 90 माइनस डी थीटा एंगल बनेगा, उससे प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले T का कंपोनेंट, और इक्विलिब्रियम के लिए जो राइट साइड T साइन डी थीटा और T साइन डी थीटा है, ये दोनों मिल करके सरफेस टेंशन के फोर्स को बैलेंस करेंगे। सो S इंटू DL विल बी 2T साइन ऑफ डी थीटा। मैथ कहती है कि जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तो साइन ऑफ थीटा
थीटा और थीटा थीटा लगभग सेम वैल्यूज होती है। यस सर, यस सर तो इसको लिख सकते हैं t इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा। और मैथ एक और बात कहती है कि जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ इज द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल बाय दैट आर्क। ये एक आर्क है, कितना एंगल ये आर्क बना रही है अपने सेंटर पर? 2d theta. 2d था। तो 2d थीटा इज द एंगल बाय दिस आर्क, एंड एंगल बाय एनी आर्क कैन बी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इसको लिखेंगे t इंटू लेंथ ऑफ आर्क इज dl अपॉन द रेडियस r, और ये s इंटू dl, dl कैंसल, एंड देयरफॉर टेंशन इन द थ्रेड विल बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये एक न्यूमेरिकल आता है, सरफेस टेंशन इंटू रेडियस विल बी टेंशन इन दिस थ्रेड। और सरफेस टेंशन एक ऐसा चैप्टर है, मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ, जेईई एडवांस का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक हो चुका है, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स में आ गया इसको, मतलब जिसको हॉट लिस्ट कहते हैं कि उस जेईई एडवांस की हॉट लिस्ट में है। रीजन उनको पता है कि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर, तो खाली फॉर्मूला समझ के कुछ नहीं हो पाने वाला, फॉर्मूला पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे अंटिल कि इसका एक्चुअल मतलब ना समझ में आए। सरफेस टेंशन के दो मेजर आउटकम्स बता रहे हैं आपको, दो मेजर आउटकम्स है। एक, सरफेस टेंशन के थ्रू एनर्जी का कैलकुलेशन हुआ था, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को चेंज करने में कितना वर्क चाहिए उसके लिए यूज होता है। सरफेस टेंशन सरफेस अपनी बाउंड्रीज पर क्या फोर्स लगा रही है वो मेजर करने में काम आता है। सरफेस टेंशन उस सरफेस के ऊपर किसी लाइन के, सरफेस पर अगर आप कोई लाइन लो तो उस लाइन की किसी लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, इसको मेजर करने के लिए सरफेस टेंशन का यूज कर रहे हैं। और जब फोर्स का काम करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि पुलिंग फोर्स है, लाइन जिस लाइन पर फोर्स आ रही है उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के अलोंग होना चाहिए, मैग्नीट्यूड लेंथ इनटू सरफेस टेंशन होना चाहिए। ठीक है यस सर। जी, तो सरफेस टेंशन के लिए तो इतना ही है, बाकी अब अपने डाउट्स पूछिए।